नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है भाग्य लक्ष्मी। छोटी सी कहानी है, अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भाग्य लक्ष्मी बैठी सिलाई कर रही थी। नन्हा विराट अपनी मामी सुधा की गोद में खेल रहा था। अजय भाग्य लक्ष्मी के पास दौड़ा दौड़ा आया। बुआ, लक्ष्मी बुआ, पैसा दे दो ना, चॉकलेट खानी है। नन्हे अजय ने भाग्य लक्ष्मी के गले में बाहें डालकर कहा। अजय 5 साल का था और बहुत ही शरारती था। दिन भर चॉकलेट खाना, बस यही उसका काम था। वैसे भी बुआ का लाडला था। कभी बुआ से चॉकलेट ले लेता तो कभी मम्मी से, तो कभी अपने पापा से, और दादी तो जैसे उसका कवच थी। एक ही पोता था तो अपना सारा लाड़ उसी पर ही लुटाना। मुंह खोलने से पहले ही हर चीज़ उसके लिए हाजिर करना। परंतु कुछ दिनों से दादी थोड़ी उदास सी रहने लगी थी। पर क्यों, ये वो नन्हा बालक नहीं जानता था। परंतु अब उसे बुआ का प्यार भी खूब मिलने लगा था, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अजय को भाग्य लक्ष्मी के गले में झूलता देख उसकी भाभी सुधा बोली, क्यों बुआ को तंग कर रहे हो, मैं देती हूँ पैसे। कोई बात नहीं भाभी, बच्चा है, और उसकी बुआ इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि भतीजे को चॉकलेट भी ना खिला सके। कहते हुए लक्ष्मी ने अजय को गोद में लेकर प्यार किया और 10 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। मेरी अच्छी बुआ, कहकर अजय ने लक्ष्मी के गाल पर किस करके भाग गया। लक्ष्मी, विराट रो रहा है, शायद भूख लग रही होगी, कहकर सुधा ने 7-8 माह के शिशु को भाग्यलक्ष्मी की गोद में दे दिया। भाग्यलक्ष्मी अपने बच्चे को आंचल में लेकर उसे स्तनपान कराने लगी। भाग्यलक्ष्मी की ओर देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत में क्यों इतने दर्द भर दिए। जो लड़की 2 साल पहले तक हर सुख दुख से अनजान थी, आज कांटों की राह पर चल पड़ी है। माँ मन ही मन बोली। क्या सोचने लगी माँ? भाग्यलक्ष्मी माँ को उदास देखकर बोली, तू ही क्यों नहीं छोड़ देती जिद? अपना नहीं तो बच्चे का तो ख्याल कर। तू अगर कहे तो हम हाथ पैर जोड़ लेंगे दामाद जी के, तेरी गृहस्थी फिर से बस जाएगी और विराट को पिता मिल जाएंगे। माँ बोली, उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी अपने बेटे पर। और माँ, ये मेरी जिद नहीं, स्वाभिमान है। अगर वो बीमार होते तो जिंदगी लगा देती उनकी सेवा में। अगर वो गरीब होते तो खुशी खुशी रूखी सूखी खा लेती। अगर स्वर्गवासी हो गए होते तो जीवन भर उनकी विधवा बनकर काट लेती। लेकिन मेरे रहते दूसरी औरत से संबंध और बच्चा, ये मेरे स्वाभिमान पर वार है माँ। अपना आत्मसम्मान खोकर वहाँ जाने की और उनके साथ रहने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। भाग्यलक्ष्मी बोली, लेकिन बेटा, कैसे काटेगी इस तरह जिंदगी? तेरे पिताजी होते तो शायद कुछ हल निकालते, पर अब। माँ आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता ना करो माँ, आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठाऊंगी। भाग्यलक्ष्मी आत्मविश्वास के साथ बोली, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ भाग्यलक्ष्मी। सुधा ने भाग्यलक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। थैंक यू भाभी। क्या आपको भी मैं गलत लगती हूँ? भाग्यलक्ष्मी ने भरे नेत्रों से सुधा की ओर देखा। नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। अपना आत्मसम्मान खोकर जिए भी तो क्या जिए। सुधा ने भाग्यलक्ष्मी को हौसला दिया। आज से 28 साल पहले जब भाग्यलक्ष्मी का जन्म हुआ था, घर में खुशियां छा गई थी। बेटे रमेश के जन्म के 7 साल बाद बेटी का आना परिवार के लिए खुशियों की सौगात लाया। उसी समय भाग्यलक्ष्मी के पिता को पदोन्नति भी मिली। उसके लिए वो बहुत समय से प्रयासरत थे। शुभ लक्ष्मी और भाग्यलक्ष्मी, कन्या का नाम बड़े प्यार से भाग्यलक्ष्मी रखा। भाग्यलक्ष्मी सच में परिवार के लिए शुभ समय लाई और परिवार दिन प्रतिदिन फलता फूलता गया। जब भाग्यलक्ष्मी नन्हे नन्हे कदमों से दिन भर दौड़ा करती, माँ, पिताजी और बड़े भैया की जान बसती थी भाग्यलक्ष्मी में। वो जिधर उंगली कर देती, समझो वो चीज़ उसकी। भाग्यलक्ष्मी जितनी चंचल और मधुर भाषिणी थी, उतनी ही स्वाभिमानी भी। समय के साथ भाग्यलक्ष्मी और रमेश बड़े हो गए। रमेश पढ़ने लिखने में होशियार था, तो भाग्यलक्ष्मी औसत दर्जे की थी। पढ़ाई में कभी उसका मन ही नहीं लगा और माँ पिताजी ने कभी सख्ती नहीं बरती। पिताजी हमेशा यही कहते रहे
कि भाग्यों वाली है मेरी भाग्य लक्ष्मी। जिस घर जाएगी राज करेगी, लक्ष्मी उसके साथ रहेगी, सब किस्मत से हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर मैं भी तो हूँ, ऐसा वर ढूंढूंगा जो लाखों में एक हो। एक खासियत थी भाग्य लक्ष्मी में, पढ़ाई के अलावा हर काम में निपुण। उसके हाथों में जैसे गजब का हुनर था। वो एक बार कोई चीज़ देख ले तो तुरंत सीख ले। सिलाई कढ़ाई का उसे शौक था और माँ ने भी उसे उसका शौक मान उसे सिलाई कढ़ाई अच्छे से सिखा दी। रमेश रेलवे में इंजीनियर हो गया और पिताजी ने धूमधाम से उसकी शादी सुधा से कर दी। सुधा भी सुशील और समझदार लड़की थी और जल्द ही भाग्य लक्ष्मी उसके साथ घुल मिल गई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। अब पिताजी का ध्यान भाग्य लक्ष्मी की ओर गया, जो कि बीए कर चुकी थी। भाग्य लक्ष्मी आकर्षक व्यक्तित्व वाली सीधी सादी लड़की थी। आमतौर पर माता पिता के प्यार की छाँव में जो बच्चे होते हैं, बस वैसी ही। कुछ दिनों से पिताजी बीमार रहने लगे थे और वो जल्दी से जल्दी भाग्य लक्ष्मी के लिए के हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने भाग्य लक्ष्मी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। पिताजी की मेहनत रंग लाई और जल्द ही भाग्य लक्ष्मी के लिए योग्य वर की तलाश पूरी हो गई। अच्छी सरकारी पोस्ट पर आसीन दीपक के साथ भाग्य लक्ष्मी का रिश्ता हो गया। दीपक के पिताजी भाग्यलक्ष्मी के पिता के मित्र थे। वो भाग्यलक्ष्मी को बचपन से जानते थे। तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। भाग्यलक्ष्मी भी हर लड़की की तरह आंखों में सतरंगी सपने लिए ससुराल आ गई। सास ससुर ने उसे बेटी जैसा प्यार दिया और दीपक ने उसका हृदय से स्वागत किया। लेकिन कभी कभी जो ऊपर से अच्छा दिखता है वो वाकई में उतना ही भी अच्छा नहीं होता है। कहा नहीं जा सकता कि उतना ही अच्छा होगा भी। भाग्यलक्ष्मी धीरे धीरे नए परिवेश में रमने लगी। वैसे तो दीपक का व्यवहार ठीक ही था, पर कभी कभी वो जाने किस ख्यालों में खो जाता। भाग्यलक्ष्मी इस बात से अनजान थी कि दीपक ने भाग्यलक्ष्मी के पिता के दबाव में आकर शादी की है। दीपक ने शादी तो कर ली और उसे दिल से अपनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसका दिल आज भी किसी और की यादों को लिए हुए था। पढ़ाई के दौरान दीपक अपनी सहपाठी रश्मि से प्यार करता था। रश्मि बेहद ही खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। खुले विचारों वाली रश्मि का कॉलेज का लगभग हर लड़का दीवाना था। उन्हीं दीवानों में दीपक का नाम सबसे ऊपर आता था। रश्मि यह बात जानती थी। उसे दीपक ठीक तो लगता था, पर रश्मि के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वह स्वतंत्र पक्षी थी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, कैद नहीं, भले ही वह कैद किसी के प्यार की ही क्यों ना हो। एक दिन रश्मि अपने सभी दीवानों के दिल को तोड़कर कॉलेज के सबसे रईस लड़के के साथ भाग गई। दीपक को बहुत ठेस पहुंची। रश्मि का सानिध्य पाने की दीपक की ख्वाहिश दिल के दिल में ही रह गई और 2 साल बीत गए और वह शासक की सेवा में अच्छा पद भी पा गया। नौकरी कर लगते ही पिताजी ने उसकी शादी भाग्यलक्ष्मी से कर दी। दीपक भाग्यलक्ष्मी के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसे प्यार भी करने लगा था, पर रश्मि को भूल नहीं पाया था। आज भी रश्मि के रूप और सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण के आगे भाग्यलक्ष्मी का सौम्य व्यक्तित्व दीपक को फीका लगता था। सही कहा है किसी ने, पुरुषों का हृदय क्या चाहता है कोई नहीं जान सकता। रश्मि जो उसे छोड़ किसी और की हो गई, आज भी दीपक के दिल में ही थी और भाग्यलक्ष्मी जो पूर्ण समर्पित थी, शायद दीपक का उस पर ध्यान ही नहीं था। भाग्यलक्ष्मी ने खुद को दीपक और उसके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वह एक अच्छी बहू, वह अच्छी पत्नी थी। कुछ समय बाद दीपक में कुछ बदलाव होने लगे, परंतु भाग्यलक्ष्मी ने कभी गलत समझा ही नहीं, क्योंकि भाग्यलक्ष्मी कभी सपनों में भी यह नहीं सोच सकती थी कि दीपक उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता है। संबंध होना तो दूर की बात है। शायद भाग्यलक्ष्मी गलत थी। दीपक धीरे धीरे उसके हाथों से निकल रहा था, या शायद कभी उसका पूरी तरह से हो ही नहीं पाया था। हुआ यूं कि दीपक अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। उसकी पूरी दुनिया घर और ऑफिस तक सीमित हो चुकी थी और रश्मि का ध्यान धीरे धीरे उसके हृदय से हट रहा था। भाग्यलक्ष्मी दीपक के जीवन में अपना स्थान बना ही रही थी कि किस्मत ने अपना खेल खेल दिया और ना जाने कहाँ से रश्मि आ गई। हैरान परेशान पति की मौत से दुखी
2 साल की बेटी की उंगली थामे हुए दीपक से मदद की गुहार लगाने। दिल में रश्मि के लिए कोमल भावनाएं तो पहले से ही थी उसकी। इस तरह की हालत देख सहानुभूति भी आ गई और दीपक ने उसके रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम अपने ऑफिस से थोड़ी दूरी पर कर दिया। दिल में नाराजगी तो थी, लेकिन फिर भी दीपक शाम को उससे मिलने गया। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर गया। उसे देख रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले और उसने दीपक के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो दीपक, तुम्हें ठुकरा कर गई और देखो क्या हो गया। रश्मि बोली। कोई बात नहीं रश्मि, मैं वो सब बातें भूल चुका हूँ और अब मेरा अपना परिवार है। दीपक बोला। जानती हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ने नहीं आई हूँ। हालत की मारी हूँ, बस थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, बस कुछ कमाने का इंतजाम कर दो। रश्मि ने मगरमच्छी आंसू दिखाते हुए कहा। दीपक ने उसकी तरफ देखा। बस अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं, रश्मि हाथ जोड़कर बोली। तो दीपक ने उसके हाथ थाम लिए। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे रहते तुम किसी बात की चिंता मत करो। वैसे तुमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली थी, आगे पढ़ाई की या नहीं? दीपक ने पूछा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ हायर सेकेंडरी ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, रश्मि ने कहा। लेकिन यह तो किसी भी तरह के काम के लिए अपर्याप्त है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस स्टाफ को टिफ़िन की सप्लाई कर सकती हो? क्योंकि जहाँ से हमारा टिफ़िन आता है वह लोग अभी किसी कारणवश टिफ़िन नहीं दे पा रहे हैं, तो समस्त स्टाफ को बहुत परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर 10-12 लोग हैं, तो तुम्हें 10-12 टिफ़िन बनाने होंगे। 1000 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो महीने के 12,000 हो जाते हैं। तुम्हारा कुल खर्चा 3-4 हज़ार ही होगा और बाकी की बचत हो जाएगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का काम आराम से चल जाएगा। दीपक ने रश्मि की बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। तुम्हें तकलीफ़ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और कोई सगा संबंधी भी नहीं है। मेरे पति की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। रश्मि बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। ये कुछ राशन है कुछ दिनों के लिए, बाकी टिफ़िन के लिए सामान का इंतज़ाम कर दूँगा। 2-3 दिन बाद में ही तुम टिफ़िन बनाना शुरू कर दो, ठीक है? दीपक बोला। दीपक, जैसा तुम ठीक समझो, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, रश्मि ने निहायत ही अपनेपन से दीपक के करीब आकर कहा। दीपक भी बेचैनी का अनुभव कर वहाँ से उठकर चला आया, पर रश्मि का ख्याल कहीं ना कहीं दिल में रह ही गया, जो अब हर समय रहने लगा। रश्मि रोज़ दोपहर को टिफ़िन देने आने लगी और आते जाते रोज़ ही दीपक के केबिन में बैठ जाती और उससे वार्तालाप करती रहती, अपने दुखड़े रोती रहती और अपने साथ हुए न जाने कहाँ कहाँ के अन्याय का बखान करती रहती। दीपक धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसने लग गया था। अब हर समय दीपक को रश्मि का ही ख्याल रहता। कुछ पैसे इकट्ठे होने पर रश्मि अपने पुराने रंग पर लौट आई थी। अब हमेशा सज धज कर रहती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और हर समय दीपक को रिझाने की कोशिश करती। दीपक पहले से ही उसके प्रति आकर्षित तो था, अब पुनः उसके मोह पास में बनने लगा। इन सब बातों से अनजान भाग्य लक्ष्मी बस घर गृहस्थी में रमी हुई थी। उसके लिए दीपक ही सब कुछ था। दीपक को खुश करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। रश्मि की मदद करते करते दीपक कब उससे फिर से प्यार प्रेम में करने लगा, खुद दीपक को ही पता नहीं चला। रश्मि का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह दीपक के दिल में जगह बना चुकी थी। बस अब वह उसकी ज़िंदगी में आना चाहती थी। उसका मौका उसे जल्द ही मिल गया और एक दिन दीपक खुद पर काबू न पा सका और सारी मर्यादाएं भूल वो और रश्मि एक हो गए। रश्मि का सानिध्य पाने को दीपक की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वो अपना समय और पैसा दोनों रश्मि पर लुटाने लगा। रश्मि के सानिध्य में दीपक अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी भाग्यलक्ष्मी के प्रति अपने कर्तव्य भूलने लगा और जब दीपक को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रश्मि उसके बच्चे की भी
माँ बनने वाली थी और वह अब दीपक को उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। दीपक भी रश्मि को प्यार करता था, पर वह भाग्य लक्ष्मी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक साथ दो नाव में सवार नहीं हुआ जा सकता। जो बात गलत है वो गलत है। और दीपक ने इस वक्त भाग्य लक्ष्मी और रश्मि दोनों में से दोनों से ही कुछ ना कहना ही ठीक समझा और वो दोनों से रिश्ते निभाता चला गया। एक और घर पर भाग्य लक्ष्मी का ध्यान रखता तो दूसरी ओर रश्मि का। दीपक भला करने की चाह में जिस गलत राह पर निकल गया था उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था। यह वह नहीं समझ पा रहा था। समय के साथ भाग्य लक्ष्मी ने विराट को जन्म दिया तो दूसरी ओर रश्मि भी कुछ महीने बाद ही एक बच्ची की माँ बन गई। पर दुर्भाग्य से बच्ची का एक पैर जन्म से ही खराब था, जिसकी ओर अपनी मौज मस्ती में दीपक और रश्मि ने ध्यान ही नहीं दिया। दीपक रश्मि के प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसे समाज की कोई परवाह ही नहीं थी। भाग्य लक्ष्मी लगभग एक महीने तक डिलीवरी की थकान के कारण दीपक की दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाई और उसे पता ही नहीं लगा कि दीपक कब घर आता और कब जाता। भाग्य लक्ष्मी को लगा कि शायद दीपक काम की व्यस्तता के चलते उसे समय नहीं दे पा रहा है। दीपक और रश्मि के अवैध संबंधों की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। जो चर्चा अब तक दबी जुबान से होती थी वो बच्ची के जन्म के बाद अब चटकारे की खबर बन चुकी थी। भाग्य लक्ष्मी छोटे बच्चे की देखभाल में व्यस्त थी कि एक दिन बुरी खबर आ पहुंची। भाग्य लक्ष्मी के पिता को हार्ट अटैक आया था। दीपक के माता पिता ने दीपक की करतूतों की खबर भाग्य लक्ष्मी तक न पहुंचे, इसलिए उसे मायके रह यह कहकर भेज दिया कि कुछ वक्त अपने पिता के साथ बिताए। और भाग्य लक्ष्मी 2 महीने के विराट को लेकर मायके आ गई। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, वो लैंडलाइन पर ही कभी कभार बातचीत कर लिया करते थे। इस कारण भाग्य लक्ष्मी की भी दीपक से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। दीपक के पिता ने दीपक को बहुत समझाया, पर दीपक रश्मि के रूप लावण्य से पूरी तरह डूब चुका था, तो उसने कुछ ना सुना ना माना और घर आना कम कर दिया। अब अक्सर वो रश्मि के घर ही रुक जाता था। भाग्य लक्ष्मी एक और पिता की तबीयत और छोटे बच्चे को संभालने में से परेशान थी। उस पर दीपक की उपेक्षा उसे और परेशान कर रही थी। भाग्य लक्ष्मी वापस जाने का सोच ही रही थी कि एक दिन भाग्य लक्ष्मी के पिता को पुनः दिल का दौरा पड़ा और वो स्वर्गवासी हो गए। यह भाग्य लक्ष्मी के लिए बहुत ही गहरा सदमा था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वक्त उसे दीपक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर दीपक तो उसके पास था ही नहीं। वह तो रश्मि और अपने नए आए शिशु के साथ समय व्यतीत करने में मगन था। दीपक के बारे में पूछने पर भाग्य लक्ष्मी के सास ससुर ने बहाना बना दिया कि दीपक किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। भाग्य लक्ष्मी लगभग 1.5-2 महीने अपने मायके में रुकी। तब तक विराट 4 महीने का हो गया था, तो भाग्य लक्ष्मी उसे लेकर वापस ससुराल आई। उसे ससुराल का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। अम्मा दुखी और पिताजी परेशान। भाग्य लक्ष्मी ने कारण जानना चाहा तो दोनों ने ही चुप्पी साध ली और भाग्य लक्ष्मी बेचैन हो उठी। दीपक घर में नहीं था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। भाग्य लक्ष्मी सच जानने के लिए प्रयास करने लगी। जल्द ही भाग्य लक्ष्मी के सामने सच्चाई आ गई और सच जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाग्य लक्ष्मी को यकीन ही नहीं हुआ कि दीपक ऐसा कर सकता है। वह इंसान जो उसका सब कुछ था, मानो एक पल में अनजान बन गया था। भाग्य लक्ष्मी का हृदय ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि दीपक का किसी और से संबंध है और इस संबंध से एक संतान भी जन्म ले चुकी है। यह सच भाग्य लक्ष्मी के बर्दाश्त से बाहर था। उसने दीपक और उस घर को तुरंत छोड़ने का निर्णय ले लिया। भाग्य लक्ष्मी ने दीपक के विश्वासघात और बेवफाई से दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला ले लिया तो अम्मा ने आगे आकर हाथ जोड़ लिए। मत जा बिटिया, मैं जानती हूँ दीपक गलत है, पर सब कुछ उस डायन का किया हुआ है। उसने दीपक को फंसा लिया है। मैं उससे बात करूँगी, उसे लेने जाऊँगी। अभी मुझे कुछ समय दे दो। जैसे ही उसे पता चलेगा तू आई है, भागा चला आएगा। तुझे बहुत चाहता है बेटा। अम्मा ने रोते हुए भाग्य लक्ष्मी से कहा। तेरा और विराट के बिना ये घर सोना है। अम्मा की बात का मान रखने के लिए भाग्य लक्ष्मी रुक गई, पर दिल में दरार आ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भर सकती थी।
अम्मा की कही बात सच निकली और लगभग 15 दिन बाद दीपक भाग्यलक्ष्मी से मिलने आया। घर में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कोई किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। कमरे के एक ओर भाग्यलक्ष्मी खड़ी थी तो दूसरी ओर दीपक, दोनों ही खामोश। भाग्यलक्ष्मी, मैं तुमसे कुछ, दीपक ने बोलना चाहा। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, भाग्यलक्ष्मी बोली। दीपक ने उसकी तरफ देखा। मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए आपको एक बार भी आत्मग्लानि नहीं हुई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम और समर्पण में, जो आपको दूसरी स्त्री की आवश्यकता पड़ गई? आज भाग्यलक्ष्मी ने पहली बार दीपक से ऊंची आवाज में बात की थी। मैं उससे प्रेम करता हूँ, दीपक नजर नीचे किए हुए बोला। और जो मुझसे किया वह क्या था? भाग्यलक्ष्मी बोली। वह भी प्रेम ही था। तुम दोनों से प्रेम करता हूँ, दीपक बोला। ओह, तो आप दोनों से प्रेम करते हैं? भाग्यलक्ष्मी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। पर अब उसके साथ रहना चाहोगे? भाग्यलक्ष्मी बोली। किसके जीवन का उद्धार करने का विचार है आपका? भाग्यलक्ष्मी ने कहा। तुम मुझे ताना मार रही हो, दीपक बोला। आप कुछ भी समझ सकते हैं, भाग्यलक्ष्मी बोली। मैं रश्मि को नहीं छोड़ सकता भाग्यलक्ष्मी, प्लीज समझो, दीपक बोला। मतलब आप मुझे छोड़ रहे हैं, भाग्यलक्ष्मी बोली। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, दीपक बोला। ये संभव नहीं है दीपक। भाग्यलक्ष्मी के मुंह पर पहली बार दीपक का नाम आया। मैं विराट और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य समझता हूँ और उन्हें निभाऊंगा, दीपक ने कहा। कर्तव्य और नैतिकता जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा दे किसी अन्य स्त्री की संतान का पिता बन सकता है, उससे मुझे किसी भी तरह की कोई आशा नहीं है, भाग्यलक्ष्मी ने कहा। मैं इस हाल में रश्मि को नहीं छोड़ सकता। वो बेसहारा है। 2 बेटियों की जिम्मेदारी है उस पर। वो कहाँ जाएगी, दीपक ने कहा। मैंने तो नहीं कहा आप उसे छोड़ दो, भाग्यलक्ष्मी बोली। तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। मेरी बराबरी उस चरित्रहीन स्त्री से करके मुझे अपमानित न करें, भाग्यलक्ष्मी ने कहा। वो चरित्रहीन नहीं है, वक्त की मारी है, दीपक ने कहा। आपको उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है और क्या नहीं, ये समय अवश्य आपको समझा देगा, भाग्यलक्ष्मी ने कहा। तुम उसे मेरी जिंदगी में स्वीकार कर लो। हम तीनों की जिंदगी शांति से कट जाएगी, दीपक ने बेशर्मी की सीमा लांघ दी। अगर मेरे संबंध किसी अन्य पुरुष से होते तो क्या आप मेरे साथ रहते? भाग्यलक्ष्मी ने यह पूछ लिया जो दीपक ने सोचा भी नहीं था। दीपक ने भाग्यलक्ष्मी की ओर देखा। भाग्यलक्ष्मी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। दीपक खामोश। आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है। मैं तो अपने निर्णय पहले ही ले चुकी थी। अम्मा का मान रखने के लिए रुकी हुई थी। कल सुबह चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आपको आपका नया परिवार मुबारक हो। उम्मीद है आप उनके प्रति वफादार रहेंगे, भाग्यलक्ष्मी ने अपने दर्द को पीते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रहो। मैं रश्मि के साथ रह लूँगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा और विराट का पूरा ध्यान रखूँगा, दीपक ने कहा। जानती हूँ, ध्यान तो आपने अभी तक भी खूब रखा है हमारा, पर यह संभव नहीं। मैं हर दुख, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु अपना स्वाभिमान खोकर मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। पर विराट मेरा बच्चा है, दीपक ने कहा। आपका एक और बच्चा है। अपना प्यार और कर्तव्य दोनों वहाँ दे दीजिए। विराट के लिए उसकी माँ ही काफ़ी है, और मेरे जीते जी उसे किसी ऐसे पुरुष की आवश्यकता नहीं जो उसका और उसकी माँ का गुनहगार हो। भाग्यलक्ष्मी कमरे से बाहर निकल गई और दीपक उसे जाते देखता रह गया। भाग्यलक्ष्मी विराट को लेकर अपने मायके आ गई। घर वालों का तो अंदाजा भी नहीं था कि भाग्यलक्ष्मी के जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। जब सबको सच्चाई पता चली तो सब ने जाकर दीपक से बात करने के बारे में कहा। जब भाग्यलक्ष्मी ने सुना तो इससे इनकार कर दिया। भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि समझाया उसे जाता है जो गलती करे, जो नासमझ हो, उसे नहीं जो सब कुछ जानते समझते करे। और अगर उसके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। उसकी बातों से माँ को बहुत ही दुख हुआ।
माँ नहीं चाहती थी कि भाग्यलक्ष्मी का घर उजड़े, इसलिए वह बार बार उसको विराट की दुहाइयाँ देकर जाने के लिए कह रही थी और चाह रही थी कि किसी भी तरह दीपक और भाग्यलक्ष्मी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, पर यह संभव नहीं था। रिश्ते में सिर्फ दरार ही नहीं, एक गहरी खाई आ चुकी थी जो अब कभी भी नहीं भर सकती थी। दीपक भाग्यलक्ष्मी के दिल में अपना स्थान और सम्मान दोनों खो चुके था। भाग्यलक्ष्मी ने माँ के घर के ऊपरी हिस्से में रहने की इच्छा व्यक्त की। सुधा और उसके भाई रमेश ने खुशी खुशी उसका सारा इंतजाम ऊपर के हिस्से में कर दिया। ऊपर के हिस्से में 2 कमरे और एक रसोई घर था। इतना भाग्यलक्ष्मी और विराट के लिए पर्याप्त था। भाग्यलक्ष्मी ने अपनी माँ और भाई की मदद से सिलाई कढ़ाई की सामग्री एकत्रित की और उसी से ही ऊपर वाले हिस्से में सिलाई का काम शुरू कर दिया। भाग्यलक्ष्मी का हाथ तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में अच्छा था, तो उसका काम चल निकला और उसकी इतनी आय होने लगी जिससे वह अपना और विराट का खर्चा आसानी से निकाल सकी और कुछ बचत भी कर सके। हालांकि रमेश और सुधा हर कदम पर उसके साथ थे, पर वह एहसान लेकर खुद को छोटा नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी मदद लेने से मना कर दिया था। भाग्यलक्ष्मी अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बल पर आगे बढ़ चली। समय अपनी गति से बढ़ चला। भाग्यलक्ष्मी और विराट अब एक दूसरे के पूरक थे। वह माँ बेटे को किसी और की आवश्यकता ही नहीं थी और अगर कभी कुछ ज़रूरत होती तो सहृदयी मामी सुधा और मामा रमेश का साथ तो हर समय था ही। भाग्यलक्ष्मी के संस्कार और परवरिश यहाँ एक और विराट को एक अच्छा इंसान बना रहे थे, दूसरी ओर भाग्यलक्ष्मी भी आत्मनिर्भर बनकर कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रही थी। उधर दीपक भी कुछ महीनों बाद रश्मि को लेकर अपने घर आ गया। दीपक के माता पिता को हालांकि यह रिश्ता मंजूर तो नहीं था, पर कहते हैं संतान के आगे हर कोई चुप हो जाता है, तो उन्होंने भी रश्मि को अपना लिया। जैसे जैसे रश्मि और दीपक की बेटी परी बड़ी हुई तो उनके पैर की विकृति के बारे में रश्मि और दीपक को समझ में आया। उसका एक पैर कमज़ोर था और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। दीपक को अपनी बेटी से बहुत स्नेह था और वह उसके लिए बहुत परेशान भी रहता था। उसने उसका हर जगह हर संभव महंगे से महंगा इलाज करवाया, पर सब लाइलाज निकला और वो अपाहिज ही रही। एक तो बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, दूसरी अपाहिज बेटी की देखभाल। रश्मि परेशान हो उठी। रश्मि को अपना अपंग बेटी से नफरत हो चली थी। जैसे तैसे 5-6 साल बीते। जितना ज़्यादा दीपक को उस लड़की से मोहब्बत थी, रश्मि को उतनी ही अधिक उससे नफरत। और एक दिन अचानक रश्मि अपने दोनों बेटियों को दीपक के घर छोड़कर फिर से गायब हो गई। दीपक ने रश्मि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उड़ती उड़ती एक खबर मिली कि रश्मि ने अपने पुराने पति को भी छोड़ दिया है और दीपक के पास आ गई थी और दीपक को उसकी मौत के बारे में झूठ बताया था। दीपक का दिल टूट गया और उसको भाग्यलक्ष्मी के कहे हुए शब्द याद आए कि वह चरित्रहीन स्त्री है या नहीं, यह तो आपको वक्त ही बताएगा। अब दीपक पछता रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपक भाग्यलक्ष्मी को खो चुका था और रश्मि उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसके वृद्ध माता पिता के साथ साथ 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी अब दीपक पर आ गई। उनमें से बड़ी बच्ची प्रिया, जिसको रश्मि अपने साथ लाई थी, वह लगभग 10 साल की हो रही थी और दीपक की बेटी परी की उम्र अब 7 साल थी। दोनों ही बच्चियां उम्र के उस दौर पर थी जहां उन्हें माँ की सख्त ज़रूरत थी, पर उनकी माँ तो अपने ऐशो आराम की खातिर उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही दीपक को खबर मिली कि रश्मि पास के ही शहर के एक बिजनेसमैन के साथ रह रही है, तो दीपक भागा भागा उसके पास गया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। रश्मि, प्लीज वापस चलो। मेरे लिए ना सही, अपनी अबोध बच्चियों के लिए वापस चलो। उनका तुम्हारे अलावा कौन है? उन्हें कौन संभालेगा? मेरे माता पिता वैसे ही वृद्ध हो चले हैं, उन्हें भी आज तुम्हारी ज़रूरत है। दीपक गिड़गिड़ाया। माफ़ी चाहूँगी दीपक, पर मैंने ऐसा जीवन कभी नहीं चाहा जैसा तुमने मुझे दिया। मैं पहले भी तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में नहीं रहना चाहती थी, पर जब मेरे पति के साथ अनबन हो गई और तुम एक अच्छी पोजीशन पर आ गए, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे पास वापस आई, लेकिन तुमने फिर से मुझे वही जीवन दे दिया, घर गृहस्थी चूल्हा चौका, जिसके कारण मैंने अपने पति को छोड़ा था। मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ दीपक। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं जो अब जाकर पूरे होंगे।
अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। बेहतर होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। रश्मि की दो टूक जवाब पाकर दीपक वापस लौट गया और जैसे तैसे दोनों बच्चियों और माता पिता की देखभाल करने लगा। रह रहकर भाग्य लक्ष्मी का मासूम चेहरा और आंसू भरी आंखें उसके सामने आ जाती, पर अब पछतावे हो के अलावा उसके पास कुछ शेष नहीं था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। दीपक की उजड़ी जिंदगी में दुखी माँ ने संसार छोड़ दिया तो दीपक भी की मुश्किलें और भी बढ़ गई। अब रश्मि की बेटी प्रिया 18 साल की हो चुकी थी और दीपक की बेटी परी 15 साल की। दीपक दोनों बेटियों की परवरिश जी जान से कर रहा था, लेकिन पैरों से कमजोर परी की उसे अत्यधिक चिंता होती थी। आज दीपक को भाग्य लक्ष्मी की अहमियत समझ आ रही थी। उसके साथ किए बर्ताव और धोखे के लिए वो पछता रहा था। दीपक भाग्य लक्ष्मी को वापस लाना चाहता था, पर किस मुंह से जाए भाग्य लक्ष्मी के पास। इतना सब होने के बाद क्या भाग्य लक्ष्मी उसे माफ कर पाएगी? कैसे माफी मांगेगा वह? यही सोच सोच कर दीपक परेशान हो रहा था। आखिर काफी सोचने के बाद दीपक ने भाग्य लक्ष्मी के पास जाकर माफी मांगने और भाग्य लक्ष्मी को वापस लाने का निर्णय ले लिया। माँ, देखो मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। स्कूल में ही नहीं, पूरे जिले में टॉप किया है। विराट दौड़ता हुआ आया और भाग्य लक्ष्मी से लिपट गया। उसकी बात सुनकर भाग्य लक्ष्मी की आंखों में आंसू बह चले। ओ माँ, अब क्यों रोती हो? अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपको संसार की हर खुशी दूंगा। बस एक बार मैं इंजीनियर बन जाऊं, फिर तुम देखना। विराट बोला। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तुम इतनी मेहनत कर रहा है तो इंजीनियर जरूर बन जाएगा। भाग्य लक्ष्मी ने प्यार से विराट के सिर पर हाथ फेरा। माँ, सिर्फ मेहनत नहीं, आपका आशीर्वाद और आपके कर्म जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार टेस्ट क्लियर जरूर कर लूँगा, सफल जरूर हो जाऊंगा और जल्द ही इंजीनियर बन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। विराट ने भाग्य लक्ष्मी के पैर छूकर कहा। मेरा राजा बेटा। राज्य भाग्य लक्ष्मी ने विराट की बलैयां ली। तभी रमेश का बेटा अजय दौड़ता हुआ आया। भाग्य लक्ष्मी बुआ, भाग्य लक्ष्मी बुआ, आपसे मिलने कोई आया है। पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। अजय ने कहा। मुझसे मिलने कौन आया होगा? भाग्य लक्ष्मी सोचने लगी। हो सकता है कोई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने आया हो। भाग्य लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पीछे पीछे विराट चल दिया। बैठक में कदम रखते ही भाग्य लक्ष्मी ठिठक गई। सामने वही इंसान खड़ा था जिसे कभी भाग्य लक्ष्मी ने टूटकर चाहा था, जो कभी भाग्य लक्ष्मी के जीने का एकमात्र सहारा था। और उसकी बेवफाई से भाग्य लक्ष्मी का भाग्य पर से विश्वास उठ गया था और वो भाग्य और नियति छोड़कर कर्म पथ पर चल पड़ी थी। दीपक भाग्य लक्ष्मी के मुंह से निकला। भाग्य लक्ष्मी के पैर जड़मत हो गए और वो आगे न बढ़ सके। रमेश ने भाग्य लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा और अंदर चला गया, पर विराट वहीं खड़ा रहा। कैसे आना हुआ? भाग्य लक्ष्मी ने दीपक से पूछा। मैं इस लायक तो नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर सको, फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। भाग्य लक्ष्मी, दीपक ने कहा। अपनी गलती का एहसास होने में बहुत समय लग गया आपको। भाग्य लक्ष्मी बोली। नहीं, गलती का एहसास तो बहुत जल्द हो गया था, पर अपराध बोध ने आने न दिया। दीपक ने कहा। फिर अब कैसे आ गई? अब अपराध बोध खत्म हो गया? भाग्य लक्ष्मी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अपराध बोध तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा, पर कुछ एहसास ऐसे हैं जो जीते जी ही हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है तुम्हारे होने का एहसास, मेरी गलती का एहसास और रश्मि के धोखे का एहसास। दीपक ने कहा। रश्मि? भाग्य लक्ष्मी ने गहरी सांस खींची। भाग्य लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच कहा था, मुझे जल्द ही सच का पता चल जाएगा। रश्मि चरित्रहीन है और देखो मुझे पता चल गया। वह तो एक ऐसी औरत है जिसने अपनी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा, उन्हें भी छोड़कर चली गई। दीपक ने दुखी होकर कहा। सच कहूँ तो रश्मि और आप में आज मुझे कोई फ़र्क नहीं समझ आता। आप दोनों ही एक से हो, स्वार्थी और बेवफा, जिन्हें किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं और जो ना भी किसी की भावनाएं समझते हैं।
पर माफ़ी चाहूँगी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माफ़ी भी नहीं। भाग्यलक्ष्मी स्वाभिमान से बोली। ये विराट है ना, हमारा बेटा। दीपक ने विराट को देखकर भावुक होकर कहा, ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा विराट। भाग्यलक्ष्मी ने वात्सल्य भाव से विराट की ओर देखा। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ता नहीं मिट जाएगा। विराट के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो मेरा बेटा है। भाग्यलक्ष्मी राजीव खिंच उठा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, जन्म देना मात्र काफ़ी नहीं होता संतान के लिए। पोषित करना होता है अपने खून से, सींचना पड़ता है भावनाओं की बारिश से, और कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, तब जाकर संतान पर अपना हक जता पाते हैं। और विराट को आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, फिर ये हक क्यों? भाग्यलक्ष्मी ने पूछा। भाग्यलक्ष्मी, छोड़ो गुस्सा, माफ़ कर दो मुझे, वो घर आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और विराट को संसार का सब सुख दूंगा। दीपक बोला, मुझे सुख के लिए अब आपकी आवश्यकता नहीं है, और विराट के लिए उसकी माँ काफ़ी है। आप चाहें तो विराट से पूछ सकते हैं। भाग्यलक्ष्मी ने विराट की ओर इशारा कर दिया। जो मेरी माँ का निर्णय है वही मेरा। मैं किसी पिता को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माँ ही पिता भी है और माँ भी। उसके अलावा मुझे किसी पिता की जरूरत नहीं। विराट बोला और भाग्यलक्ष्मी के पास खड़ा हो गया। तुम लोग चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें और विराट को मना के रहूंगा। दीपक बोला और चला गया। दीपक उस दिन तो घर वापस आ गया, पर उसके मन में भाग्यलक्ष्मी को वापस अपने घर लाने की एक उम्मीद जाग उठी थी। अब जैसे ही वक्त मिलता वो भाग्यलक्ष्मी से माफ़ी मांगने और विराट को मनाने उसके घर जाता रहता। अब दीपक को कि दोनों बेटियां भी भली भांति दीपक, रश्मि और भाग्यलक्ष्मी के रिश्ते की सच्चाइयां जानती थी, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी भाग्यलक्ष्मी की तरफ ही था। समय की गति बड़ी निराली होती है। अब माँ के बाद पिता भी दीपक का साथ छोड़ इस संसार से विदा हो गए थे। कुछ अपनी गलती का एहसास तो कुछ आत्मग्लानि और अकेलापन। दीपक टूटने लगा था। ऐसे में उसने शराब को अपना सहारा बना लिया और जैसे तैसे अपनी बेटियों और घर को संभालने लगा। उसने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। वह दिन रात शराब पीता और पड़ा रहता। समय के साथ दोनों बेटियां जवान हो गई। दीपक ने अपनी बड़ी बेटी प्रिया की शादी एक सामान्य सा लड़का देखकर कर दी। अब केवल परी और दीपक ही रह गए थे इस बड़े से हवेलीनुमा घर में। परी भले ही पैर से अपाहिज थी, पर दिमाग से काफ़ी समझदार और सुलझी हुई थी। वह अपने पिता की तकलीफ समझती थी, और साथ ही उसे भी इस बात का अफसोस था कि उसकी माँ रश्मि की वजह से भाग्यलक्ष्मी की गृहस्थी बर्बाद हो गई और उसके पिता का जीवन। पर वो क्या कर सकती थी? उसके हाथ में कुछ ना था। वह जितना संभव हो सकता था अपने पिता का संबल बनने की कोशिश करती। दीपक की तो जान बसती थी परी में। आखिर उसके पास परी के अलावा कौन था अपना? इधर कुछ दिनों से दीपक की तबीयत खराब रहने लगी। अब दीपक को परी की चिंता सताने लगी। कहीं उसे कुछ हो गया तो परी का क्या होगा? और उसने उसके लिए भी योग्य घर और वर की तलाश शुरू कर दी। वो सब कैसे भी परी की जिंदगी खुशहाल और बसी हुई देखना चाहता था, भले ही इसके लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े। वैसे भी दीपक का जो भी था वह सब परी का ही तो था, क्योंकि उसकी बार बार कोशिशों के बावजूद भी भाग्यलक्ष्मी ने वापस आने से मना कर दिया था, और विराट भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। पर फिर भी दीपक ने हार नहीं मानी थी। वह महीने में एक बार जरूर भाग्यलक्ष्मी से मिलने जाता और बैठा बैठा वापस चला जाता। भले ही वह उसकी ओर एक नज़र उठाकर भी ना देखती, पर फिर भी वह हिम्मत न हारता था और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। विराट अब इंजीनियर बन चुका था और रेलवे में अच्छे पद पर पहुंच गया था। भाग्यलक्ष्मी का समय बदल चुका था। अब वह किसी पर भी आश्रित नहीं थी। निर्भर तो वह पहले भी नहीं थी। वह अब तो अपने पैरों पर खड़ी थी, पर अब उसे सिलाई बुनाई का काम करने की भी आवश्यकता नहीं थी। विराट ने उसका सिर ऊंचा कर दिया था, और इस खुशी ने दीपक के दिए हर दर्द पर मलहम लगा दिए थे। विराट भाग्यलक्ष्मी का बहुत सम्मान करता था। उसमें एक अच्छा पुत्र होने के हर एक गुण मौजूद थे। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था, जो औरतों का सम्मान करता था। भाग्यलक्ष्मी विराट की उन्नति से बहुत खुश थी और कोशिश में थी कि जल्दी से जल्द विराट का घर भी बस जाए। इधर दीपक ने पैसे और पहुंच के दम पर परी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी।
पर उन लोगों की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ दीपक की दौलत पर थी। इसी कारण उन्होंने अपाहिज परी को अपनाया था। वह जैसे तैसे करके दीपक से हर समय पैसे ऐंठते रहते और दीपक उनकी हर इच्छा पूरी करता रहता अपनी बेटी परी की खातिर। पर कहते हैं ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और माँ बाप के पापों का फल उनकी संतान को ही चुकाना होता है। इतना सब होने के बावजूद परी को रोज ही न सिर्फ अपने कमजोर पैर के कारण बल्कि रश्मि और दीपक की चरित्रहीनता के कारण ताने सुनने पड़ते। परी किसी तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती, पर जैसे सब उसके हाथ से निकलता जा रहा था और उसका पति उसे धोखा दे किसी और के साथ गृहस्थी बसाने की चाह में था। फिर जैसे ही उन लोगों को एहसास हुआ कि अब दीपक ज़्यादा कुछ देने लायक नहीं है, तो उन्होंने परी को वापस मायके भेज दिया और तलाक के कागज़ भी भेज दिए। यह सदमा दीपक के लिए बहुत बड़ा था। वह यह सहन न कर सका और अधिक बीमार रहने लगा। परी ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर संतान का दुख एक ऐसा दुख होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दीपक एक और परी के भविष्य को लेकर परेशान था, तो दूसरी ओर विराट के लिए उसकी आत्मा आसक्त होती जा रही थी। वो अब विराट के लिए जी रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वो सिर्फ विराट को चाहता था। विराट की माफ़ी और पिता का दर्जा जैसे दीपक के जीवन का मकसद बन गया था। पर सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही होता है, और फिर दीपक ने जो किया वो किसी भी सूरत में माफ़ी के योग्य नहीं था। दीपक अभी भी भाग्यलक्ष्मी के पास जाता था। हालांकि भाग्यलक्ष्मी ने अब उसे माफ़ कर दिया था, पर वह उसके साथ वापस आने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। आखिर यह उसके आत्मसम्मान की बात थी। पर अब इतना था कि जब कभी दीपक आता तो भाग्यलक्ष्मी के घर से अपमानित होकर नहीं जाता। विराट भी अब थोड़ा बहुत दीपक से बातचीत कर लेता था। हालांकि उसने अभी उसे पिता का दर्जा नहीं दिया था। माफ़ी दी या नहीं कोई नहीं जानता था। भाग्यलक्ष्मी को परी को लेकर थोड़ा नरम थी, पर समझती थी कि इस सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं है, और वैसे भी वह अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपाहिज है। परी की भाग्यलक्ष्मी के हृदय में एक खास जगह थी। आखिर परी और भाग्यलक्ष्मी की किस्मत भी तो लगभग एक सी ही थी। कभी कभी जब दीपक परी को भी भाग्यलक्ष्मी के घर लेकर आता, अक्सर ही भाग्यलक्ष्मी परी को अपने पास रोक लेती थी। परी भी भाग्यलक्ष्मी को बिल्कुल माँ के जैसा ही स्नेह देती थी, पर विराट परी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। कहीं ना कहीं वह परी को उसकी माँ से जोड़कर देखता था, जिसके कारण भाग्यलक्ष्मी ने इतनी तकलीफ़ें सही। समय अपनी रफ्तार से बढ़ बढ़ चला। अब विराट और भाग्यलक्ष्मी ने अपना खुद का अलग घर ले लिया था और वो वहाँ रहने लगे थे। एक दिन परी का फ़ोन आया भाग्यलक्ष्मी के पास। आंटी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ और विराट भैया को भी ले आओ। पता नहीं कब क्या हो जाए, परी ने रोते हुए बोला और फ़ोन रख दिया। भाग्यलक्ष्मी कसम में आ गई। वह कैसे जाए उस घर में वापस, जहाँ पर कभी न जाने की कसम खाई थी, जहाँ उसे धोखा और बेवफाई मिली। क्या उसे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगर वह वापस नहीं गई तो ये गलत होगा। आखिर दीपक ने पश्चाताप कर लिया था और वह उसे माफ़ भी कर चुकी थी। अब विराट को जो उसके पिता के लिए कर्तव्य उन्हें पूरे करने चाहिए, वो कैसे रोक सकती है एक पिता को पुत्र से मिलने से, और वो भी उस समय जब शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती दीपक को, अगर वो यूं ही चला गया तो उसकी आत्मा भी को भी शांति नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जो उन्होंने मेरे साथ किया, अपमान, वो दर्द कैसे भूल जाऊँ, कैसे चले जाऊं उस घर में? भाग्यलक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी, क्या करे क्या नहीं। भाग्यलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी। तभी विराट घर आया और भाग्यलक्ष्मी ने विराट की ओर देखा। आंखों से अश्रु बह रहे थे। क्या हुआ माँ? विराट ने दौड़कर भाग्यलक्ष्मी को थाम लिया। दीपक बीमार है, परी का फ़ोन आया था, भाग्यलक्ष्मी बोली। हमें उनसे क्या, वो जिए या मरे? विराट कठोरता से बोला। लेकिन इस समय, भाग्यलक्ष्मी ने बोलना चाहा। इस समय क्या? जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? विराट बोला और कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। दीपक के बीमार होने की खबर से भाग्यलक्ष्मी बेचैन हो उठी। हालांकि अब उसका दीपक के साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कुछ तो ऐसा था जो भाग्यलक्ष्मी को परेशान कर रहा था। आखिर एक समय था
जब भाग्यलक्ष्मी दीपक को बेहद चाहती थी। आज वो क्या करे क्या ना करे, जाए या ना जाए, और जाए तो भी कैसे जाए उस घर में। और विराट भी तो तैयार नहीं है जाने के लिए, अन्यथा वह सिर्फ विराट को ही भेज देती अपने पुत्र के फर्ज को निभाने के लिए। कहीं दीपक को कुछ हो ना जाए, इसी सोच के साथ भाग्यलक्ष्मी रात भर करवटें बदलती रही और बेचैन रही। सुबह उठते ही वह विराट के लिए खाना बनाने लगी। विराट ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो भाग्यलक्ष्मी ने हिम्मत करके उससे कहा, विराट, तुम दीपक से मिलने चले जाओ। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम हर बार वही बात करती हो? जब मैंने तुमसे रात को भी कहा था कि मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम कोई मतलब रखो, फिर क्यों तुम परेशान हो? उसका जीवन वो जाने, उन्हें ही भोगना होगा। विराट बोला, तुम सही कह रहे हो बेटा, पर तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं। आखिर वह तुम्हारे पिता हैं। भाग्यलक्ष्मी बोली, कैसे पिता? कहाँ के पिता? जिसने मेरी माँ की गर्भावस्था के दौरान किसी दूसरी औरत से संबंध रखे और उस औरत के लिए हमें छोड़ दिया, वह मेरे पिता कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ और सिर्फ परी के ही पिता हैं, मेरे नहीं। मुझे उनसे और परी से कोई रिश्ता नहीं रखना। विराट बोला, बेटा, तुम्हारे नाम मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। दीपक तुम्हारा पिता है और हमेशा रहेंगे। ठीक उसी तरह परी तुम्हारी बहन है, तुम्हारे मना करने से रिश्ते नहीं टूट जाएगा। वह तुम्हारी बहन है और हमेशा रहेगी, भले ही सौतेली ही क्यों ना हो। भाग्यलक्ष्मी बोली, मैं नहीं मानता इन बेकार के रिश्तों को। और माँ, तुम भी इस तरीके की बातों को सोचकर परेशान मत हो, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। विराट ने भाग्यलक्ष्मी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम कैसे भूल सकती हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया? तुम कैसे भूल सकती हो किन कठिनाइयों के साथ तुमने मुझे पाला है, किन कठिनाइयों से जीवन निकाला है? तुम किस तरह से उन्हें माफ कर सकती हो? विराट बोला, बेटा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर कोई एक इंसान गलत है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी गलत हो जाएं। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने छोड़ दिया। आज अगर हम उन्हें भी मरता हुआ छोड़ देंगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रहा? मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटे की तुलना दीपक से हो। भाग्यलक्ष्मी ने विराट को समझाया, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार हैं, और तुम एक बेटा होने के नाते, ना सही इंसान होने के नाते, एक मरते हुए इंसान के लिए इतना तो कर ही सकते हो जिससे उसकी मौत आसान हो जाए और वह आराम से जा सके। भाग्यलक्ष्मी ने विराट को समझाया, चाहे कितने भी तर्क दे लो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। विराट बोला, ठीक है, तो फिर मैं अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। वहां परी अकेली है, दुखी है, परेशान है। दीपक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं इतनी कठोर नहीं हूं जो उन लोगों को इस हाल में छोड़ दूं, और मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं। भाग्यलक्ष्मी बोली और बाहर निकल गई। बाहर जाकर दीपक के घर जाने के लिए ऑटो में बैठी ही थी कि विराट आकर बैठ गया। तुम मुझे हमेशा मजबूर कर देती हो। चलो भैया, ऑटो वाले से विराट ने कहा और चल दिए। घर के अंदर भीड़ लगी हुई थी। भाग्यलक्ष्मी का दिल बैठ गया। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी? भाग्यलक्ष्मी ने मन ही मन सोचा और उतरकर घर की तरफ चली। विराट भी उसके पीछे पीछे चल दिया। चारपाई पर दीपक पड़ा हुआ था, निस्तेज, बहुत ही कमजोर। पास ही बैठी परी उसका हाथ थामे रो रही थी। भाग्यलक्ष्मी ने जाकर परी के सर पर हाथ रखा। माँ, परी रोकर भाग्यलक्ष्मी से लिपट गई। माँ, तुम आ गई? परी ने भाग्यलक्ष्मी से कहा तो भाग्यलक्ष्मी की आंखों में भी आंसू बह चले। कल शाम से पापा बहुत बीमार हैं। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पता नहीं किस इंतजार में है। शायद आप और भैया को देखने के लिए ही इनकी सांसें रुकी हुई हैं। परी बोली। दीपक का हाल देखकर विराट का भी दिल पसीज गया। विराट आगे आया और उसने दीपक के पास बैठकर उनके माथे पर हाथ रखा। दीपक ने आंखें खोल विराट को देखा। उसे देख मानो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने अंतिम सांस ली। भाग्यलक्ष्मी ने परी को संभाला। अंतिम संस्कार और सारे क्रियाक्रम करके भाग्यलक्ष्मी और विराट वापस चल दिए। तभी भाग्यलक्ष्मी की नज़र परी पर पड़ी। उदास दुखी एक कोने में बैठी परी को देखकर भाग्यलक्ष्मी का दिल पिघल गया। इसका क्या दोष, फिर ये क्यों सही? भाग्यलक्ष्मी मन ही मन बोली और वह भूल गई कि वह रश्मि की बेटी है। भाग्यलक्ष्मी ने परी का हाथ पकड़कर उठाया। चलो बेटा, घर चलो।
भाग्यलक्ष्मी बोली। विराट ने माँ की ओर देखा, पर वह जानता था कि उसकी माँ जो सही है वही करती है। उसने जो एक बार तय कर लिया तो फिर कभी नहीं मानेगी। विराट ने एक बैग में परी का सामान डाला और बोला, चलो परी, भैया मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। परी ने दुखी होकर कहा, वैसे भी मेरी माँ और पिताजी की वजह से आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे कारण भी परेशान हो। परी बोली, भैया भी कहती हो और साथ ले जाने का हक भी नहीं देती। बहन भाई में कैसी परेशानी? जब तक पापा थे तो तुम्हारे साथ थे, पापा ना रहते तो मेरी जिम्मेदारी हो। और मैं नहीं मानता कि तुम किसी रश्मि की बेटी हो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आज मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो मेरे लिए तुम भाग्य लक्ष्मी की ही बेटी हो और हमेशा रहोगी। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो हमारे साथ चलो, विराट बोला। परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह भाग्य लक्ष्मी के सीने से लग गई। भाग्य लक्ष्मी, परी और विराट अपने घर की ओर चल दिए, दीपक के घर को छोड़कर। दीपक की आत्मा शांति पा चुकी थी और भाग्य लक्ष्मी अपना पूरा परिवार। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।